हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा इंटरनेशनल लॉ का 6th लेक्चर है। आज हम लोग सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ मेनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो स्टैट्यू है वहाँ दिया गया है। वहाँ इनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ के मेनली 4 सोर्सेज हैं। फर्स्ट, ट्रीटी और इंटरनेशनल कन्वेंशंस। सेकंड, कस्टम्स। थर्ड, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। एंड फोर्थ, जुडिशियल डिसीजंस एंड राइटिंग ऑफ पब्लिसिस्ट्स। अब हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी के बारे में देखेंगे। ट्रीटी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ के जो 4 सोर्सेज हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिलायबल सोर्सेज ट्रीटी ही हैं। ट्रीटी क्या होता है ट्रीटी जब 2 और 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट हो, उसी को हम ट्रीटी बोलते हैं। जब आपस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जो इन्फोर्स होते हैं, लेकिन जब यही चीज़ 2 नेशन के बीच में होता है तो हम इसे ट्रीटी कहते हैं। ट्रीटी को हम लोग कन्वेंशन, एग्रीमेंट्स, पैक्ट्स, जनरल पैक्ट्स, चार्टर्स, स्टैट्यूट, डिक्लेरेशन, कोवेनेंट्स, इन सब नामों से जाना जाता है। हालांकि इन सब में कुछ माइन्यूट डिफरेंस है जो आगे की सीरीज में हम लोग देखेंगे। जो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड पैक्ट्स, जनरल एक्ट्स एंड चार्टर्स, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन चार्टर एंड स्टैट्यूज, ऑल दीज थिंग्स हम लोग अगला जो हमारा सीरीज होगा उसमें हम लोग देखेंगे। अब ट्रीटी 2 तरह के होते हैं। ट्रीटी होती है बायलैटरल और मल्टीलैटरल। जब 2 कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट हो तो उसे हम लोग बायलैटरल ट्रीटी कहते हैं। लेकिन जब कोई एग्रीमेंट मोर देन 2 कंट्री से ज़्यादा के बीच में हो तो उसे हम लोग मल्टीलैटरल ट्रीटी कहते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ के बारे में देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जेनेवा कन्वेंशन। हम सब लोगों ने रेड क्रॉस का नाम जरूर सुना होगा। तो जेनेवा कन्वेंशन के बाद ही रेड क्रॉस फॉर्म्ड हुआ था और ये एक बेसिस था। जेनेवा कन्वेंशन मेनली अ सीरीज ऑफ ट्रीटीज़, इसमें मेनली 4 कन्वेंशंस हुए हैं जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर ड्यूरिंग वॉर कैसे, जो सैनिक होते हैं उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाए, जो बच्चे बूढ़े होते हैं उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाए, जो हॉस्पिटल वगैरह में जो एडमिट होते हैं पेशेंट होते हैं उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट हो, जो आपने अगर किसी सैनिक को अगर कैप्चर कर लिया अपने अंदर तो उनके साथ उनका क्या राइट होता है। तो जेनेवा कन्वेंशन मेनली इन सब चीज़ों से डील करता है। ये ऐसा कन्वेंशन है जो ह्यूमन राइट के फेवर में है। मतलब अगर दुश्मन हो या दोस्त, लेकिन जो उसकी जो बेसिक राइट है, राइट टू फूड, राइट टू गेट एयर, ठीक है, प्लीज़ डोंट उसे टॉर्चर नहीं करने का राइट, तो ये इन सब राइटों से जिनेवा कन्वेंशन मेनली डील करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो है वियना कन्वेंशन। ये डिप्लोमेटिक रिलेशन, 2 कंट्री के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसा रहे, इसी पे मेनली ये बेस्ड ट्रीटी था। 1961 में इस एग्जिस्टेंस में आया था। तो आगे की सीरीज़ में हम लोग प्रॉपर वियना कन्वेंशन का अलग वीडियो देखेंगे, जो वीडियो कन्वेंशन कैसे फॉर्म हुआ, कब इनेक्ट हुआ, और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल होगी वो हम आगे देखेंगे। ट्रीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे वेलिंग इन अंटार्कटिक, जो रिसेंट जजमेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का 31 मार्च 2014 में आया था, जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जापान और न्यूजीलैंड इंटरवेनिंग कर रहा था, उसमें इसी मैटर को रिलेटेड डील कर रहा था। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है पल्प मिल्स ऑन द रिवर ऑफ उरुग्वे, अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे। ये केस था जो 20 अप्रैल 2010 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा डिसाइड किया गया था। मेनली ट्रीटी 2 तरह के होते हैं, एक होता है लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ एंड दूसरा होता है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम लोग लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ का डिटेल देखेंगे। ऐसी कोई भी ट्रीटी जिस पे बहुत सारी कंट्रीज़ एग्री हो और फिर वो इन्फोर्स में लाया जाए, उसे हम लोग लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल जैसे यूएन चार्टर में मोर देन 193 कंट्री अभी यूएन के मेंबर हैं, और सब कंट्री ने यूएनओ को एक वैल्यू दी है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रूल्स रेगुलेशन सारे कंट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाउंड है। अगर वो कुछ करते हैं, अगर वो उस वायलेट करते हैं उसके रूल को, तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। जेनेवा कन्वेंशन। अब रेड क्रॉस वाला, अब कहीं भी किसी भी 2 कंट्री के बीच में लड़ाई हो, लेकिन रेड क्रॉस का जहाँ फ्लैग रहेगा वहाँ पे आप अटैक नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे ऑल ओवर वर्ल्ड ये बाइंड है।
ऑन द लॉ ऑफ सी। अब हम लोग देखे थे लॉ ऑफ सी में जो 12 नॉटिकल माइल है, फिर कॉन्टिन्यूस जोन है, तो ये जो लॉ है वो सारे कंट्री पे बाइंड है। जेनोसाइड कन्वेंशन 1978, तो इन तरह के जो भी कन्वेंशन जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके एग्री होते हैं और जो सारे कंट्री पे सेम इफेक्ट होता है, वो बाइंड होता है, उसको हम लोग कहते हैं लॉ मेकिंग ट्रीटीज़। और दूसरा है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। जब दो और मोर स्टेट्स के बीच में कोई चीज़ फॉर्म होता है लेकिन वो स्पेसिफिक है, जो नहीं इन 2 देश या इन 4 देश पे ही वो लागू होगा, उसे हम लोग जनरली ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। जस्ट लाइक ट्रीटी बिटवीन इंडो नेपाल ट्रीटी ऑन ट्रेड, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में जो ट्रेड की ट्रीटी है, या जो सार्क हैं उन आपस में, उन सब के बीच में अगर कोई ट्रीटी फॉर्म की जा रही है कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, तो ऐसे ट्रीटीज़ को हम लोग ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है कस्टम। ये सबसे पुराना और ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इसे कहते हैं। अगर हम लोग किसी चीज़ जजमेंट पे, अगर हम ट्रीटी और इंटरनेशनल कन्वेंशन से हम उस चीज़ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सेकेंडरी हम कस्टम को रखते हैं। जो कस्टम क्या कह रहा है, तो इसके कुछ रूल हैं। जो कस्टम अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी नहीं होनी चाहिए। इस कस्टम का स्पेसिफिक प्रोविज़न आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 ऑफ ICJ की जो स्टैट्यू इसमें दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ड्यूरिंग ऑफ स्टेट प्रैक्टिसेस। अब कब से वो प्रैक्टिस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू बिकम अ कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल लॉ में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसे रिकॉग्नाइज करती है। अब उस कस्टम में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ सालों के लिए ये कंटिन्यू हो और फिर क्या कहते हैं वो कुछ सालों के लिए बंद हो जाए, फिर कंटिन्यू हो जाए, तो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए। ये एक कंटिन्यूएंस में आना चाहिए। जो अगर 500 सालों से आ रही है तो कंटिन्यू में आ रही है। और जो कस्टम होना चाहिए वो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द म्युनिसिपल लॉ नहीं होना चाहिए। तो मतलब कस्टम शुड बी रीजनेबल, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। ऐसा कस्टम होना चाहिए जो कस्टम यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। अब तो हम देखते हैं हमारे इंडिया में एक स्टेट का अलग कस्टम है, दूसरे स्टेट का अलग कस्टम है, तो यहाँ पे ये स्टेट का कस्टम नहीं देखा जाएगा। पूरी इंडिया के ओवरऑल की क्या कस्टम है, कौन से कस्टमर प्रैक्टिस में, जैसे दुर्गा पूजा पूरे ऑल ओवर इंडिया की कस्टम है, वो कोई भी स्टेट हो कुछ भी हो, तो हम इस तरह के कस्टम देखते हैं। ये नहीं कि अगर बिहार में छठ पूजा हो रहा है और केरला में ओणम हो रहा है तो इन तरह की चीज़ों को हम नहीं देखते। हम देखते हैं जो इंडिया में क्या कस्टम फॉलो की जा रही है, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। अब हमारा आता है एक ओपिनियो जुरिस। तो ओपिनियो जुरिस का मतलब यही होता है जो आपका जो कस्टम होना चाहिए वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अब जो सती प्रथा का जो कस्टम था वो क्या था, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी था, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी था, अगेंस्ट द अगेंस्ट द म्युनिसिपल लॉ था। तो ऐसे कस्टम होंगे, उन्हें मान्यता नहीं जाएगी। लेकिन जो कस्टम रिजनेबल होंगे, जो जिनमें यूनिफॉर्मिटी होगी, जो जनरलिटी इन प्रैक्टिस होंगे, वैसे कस्टम फॉलो किए जाएंगे। अब हमारा जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। अब नाम में ही छिपा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जब हम लोग ट्रीटी और कस्टम से अगर हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं, तब हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ देखते हैं। जो सिविलाइज्ड नेशन है उनमें क्या जनरल प्रिंसिपल है, क्या नेचुरल लॉ है, क्या मोरल लॉ है। और ये जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ होते हैं ये मेनली जस्टिस और इक्विटी पे बेस्ड होते हैं। ये ऐसे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो इनडिस्प्यूटेबल होते हैं, जैसे सच बोलना चाहिए, डेट इज़ क्या, ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कहीं भी आप वर्ल्ड में चले जाओ तो ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, सब कंट्री यही मानते हैं। करप्शन नहीं होना चाहिए। तो इन तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हम इन तरह के जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ में कवर करते हैं। अच्छा, ट्रीटी तो हम लोगों ने देख लिया जो कंसेंट ऑफ स्टेट पे बेस्ड होता है, कस्टम जो प्रिवेलेंट होती है सोसाइटी में। लेकिन जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को क्यों इंक्लूडेड किया गया, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंक्लूडिंग द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो
इंटरनेशनल कोर्ट के एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, उसके पास ये पावर नहीं है जो कोई वो नया रूल फ्रेम करे। वो उस जैसे हमें इंडिया में क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट है जो लॉ बनाती है, सुप्रीम कोर्ट का काम है जो उसे इन्फोर्स करती है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ऐसा सिस्टम नहीं है। तो वो क्या करती है, वो जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो दिए गए हैं उसमें जो कवर्ड हैं, जैसे जो 4 इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, ट्रीटी, कस्टम, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, तो एंड राइटिंग ऑफ जूरिस्ट एंड पब्लिसिस्ट। तो जब हम लोग बाकी के 2 ऊपर की जैसे कस्टम और इंटरनेशनल कन्वेंशन से हम अगर कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं तो हम लोग जनरल प्रोविज़न का रेफरेंस देते हैं जो हम फाइनली एक सॉल्यूशन पे पहुंच पाए, क्योंकि वहाँ तो एक कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है नहीं, तो वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को अप्लाई करती है और ये 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। अब हमारा 4th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है जुडिशियल डिसीजंस एंड राइटिंग ऑफ पब्लिसिस्ट्स। तो इंटरनेशनल लॉ में जनरली प्रेसिडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। आपस में 2 कंट्री का जो जजमेंट हुआ तो सिर्फ वही 2 कंट्री बाइंड होगी जनरली, ठीक है। राइटिंग ऑफ पब्लिसिस्ट, वर्ल्ड में जो बहुत बड़े बड़े जो लीगल जूरिस्ट हुए हैं, अगर उनका किसी चीज़ पे कुछ कॉन्सेप्ट होता है या उनका किसी चीज़ पे कुछ ज़्यादा डिटेल्ड दिया हो गया है जो सोसाइटी एट लार्ज के द्वारा उसे अप्रूव किया गया और माना गया है, तो वो भी चीज़ हम लोग इंटरनेशनल सोर्स ऑफ लॉ में कवर करते हैं। लेकिन इसे फंडामेंटल सोर्स नहीं लिया गया है। जो जुडिशियल डिसीजंस एंड राइटिंग ऑफ पब्लिसिस्ट है वो एक सब्सिडरी सोर्स के तौर पे लिया गया। जब हम बाकी के 3 चीज़ों से हमारा कंक्लूजन नहीं निकल पाता है तो हम लास्टली इसको कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक लीगल हेल्प डेस्क सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर इससे पहले की वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड तो वहाँ जाके देखें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कमेंट करें, मैं उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।